हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। उपिंदर सिंह की बुक सीरीज के तहत आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मौर्योत्तर काल, यानी कि भारतीय इतिहास में मौर्य काल के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासन काल है। क्योंकि मौर्योत्तर काल इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस पीरियड को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम विकेंद्रीकृत या विखंडनकारी साम्राज्य का काल कह सकते हैं, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही समृद्ध शासन काल था। क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस पीरियड में मूर्ति कला की बेहतरीन जो कहा जाए कि कला है उसकी शुरुआत होती है। गांधार कला, मूर्ति कला का रूप यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो वहीं पर आपको दूसरी तरफ एक चीज़ और भी दिखाई देती है आर्थिक दृष्टिकोण से, जिस पीरियड में आपका चीन से होते हुए भारत और भारत से होते हुए रोम के बीच में आपका एक सिल्क मार्ग का विकास होता है और उस पर भारत अपना नियंत्रण करता है, जिसके माध्यम से भारत सोने की चिड़िया बनता है, यानी कि व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के संदर्भ में आयोजित होता है। इसीलिए ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस हम सांस्कृतिक, आर्थिक या प्रशासनिक अन्य चीज़ों को पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काल कैसा है, किस तरीके का है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मौर्योत्तर काल के भारतीय शासक जो भारत में मौर्य काल के बाद उभर के आए थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करते, एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, एवरीवन। और ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2025-2026 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये सारे के सारे, क्योंकि इन क्लासेस के बाद में आपको शायद ही कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़े। क्योंकि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं उसमें आपको देखिए लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहता है लेकिन कंटेंट पूरा रहता है, और ये मेरी क्लास की खास बात है, मैं आप लोगों को कंटेंट पूरा देता हूं। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय का जो न्यू ईयर बैच है वो आपके 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और इसके लिए जो फीस होगी वो MK लाइव कोड के माध्यम से 14,999 रुपये होगी। इसमें अभी आप ज्वाइन करिए। देखिए 2026 के लिए पहला टारगेटेड बैच है, ठीक है, और जितना आप लेट करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हो। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि आप लोगों का जो मैंने पिछले सैटरडे को स्वतंत्रता संग्राम का मैराथन क्लास लिया था उसमें मैंने आप लोगों को कांग्रेस की स्थापना तक पूरा करा दिया था। 1857 से लेकर के तमाम तरह की सारी चीजें मैंने कवर करा दी थी। इस सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं कांग्रेस से लेकर के 1947 तक, यानी कि आपके कांग्रेस की स्थापना से लेकर के देश की आजादी तक पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम दूसरी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को आप 18 जनवरी को यानी कि कल 11 बजे आप जरूर ज्वाइन करिए। अपने सभी दोस्तों को ज्वाइन करवाइए, उनको शेयर कीजिए, जिससे कि जितने ज़्यादा आप लोग रहेंगे, आप लोगों के कमेंट पढ़ते हुए, आप लोगों से डिस्कस करते हुए, आप लोगों को पढ़ाते हुए उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी कम लोग रहते हैं, आप लोग अच्छे जानते हो कि उतना फिर पढ़ाने में मज़ा कम रहता है। तो इतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं तो इतना तो आपको बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अब ये देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस क्लास को सफल बनाने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि भाई मैं पिछली क्लास से ज़्यादा लाइव बच्चे मेरी क्लास में होने चाहिए। अब देखते हैं कि आप लोग कितना करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कहा सर इसका सेकंड पार्ट जल्दी कराइए, इसलिए मैंने विद इन अ वीक आप लोगों को ये मैंने करवा दिया, वरना ये टलने वाला था कम से कम 1-1.5 महीने के लिए, और आप लोगों के लिए मैंने इसको टाइमली कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल को लेकर के। मौर्योत्तर काल के भारतीय शासक,
देखिए, मौर्योत्तर काल में एक चीज ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक विखंडनकारी साम्राज्य का युग है। विखंडन दर्शाता है, विखंडनकारी साम्राज्य का युग आपको दिखाई देता है। इसलिए एक ही समय में आपको विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में दिखाई देते हैं, कई सारे, जिन पे मैंने विस्तृत चर्चा की है। और उसी के साथ भारतीय शासक भी भारत में कई संदर्भ में दिखाई देते हैं, जिनमें आपका शुंग वंश है, कण्व वंश है, चेदी वंश है, सातवाहन है। बाकी इनके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे शासक हैं जो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में कई जगह पर हैं, जिनमें इक्ष्वाकु हैं, वाकाटक हैं, चतुष्कर्णी हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे साम्राज्य भी हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इनके बारे में हम एक एक करके सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था, आप समझिएगा कि यहां तक था, यहां तक ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र था ये। और इस पीरियड में आकर के कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ इतना, यानी कि बाकी साम्राज्य इस क्षेत्र से बाहर निकल गया। सिर्फ इतना रह गया शुंग डायनेस्टी के समय में। अब शुंग कौन है कौन नहीं है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश का, मौर्यों का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इसकी हत्या कर दी आपके इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और इस तरीके से शुंग वंश का संस्थापक बना पुष्यमित्र शुंग। अब इसकी हत्या क्यों की, इसके पीछे कई सारे लोगों की अपनी अपनी वजह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने हत्या इसलिए की थी क्योंकि एक सेनापति था और इसके अंदर महत्वाकांक्षा जग गई। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि मौर्यों के युग में ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बाकी सबको बढ़ावा दिया गया, विशेषकर बौद्ध धर्म को, जिसकी वजह से ब्राह्मण नाराज थे। इसलिए इसके सेना पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में उन्होंने एक तरीके से षड्यंत्र करके मौर्य वंश को हटा दिया और पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ठीक है ना, यह कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह बाकायदा एक प्री प्लान था, सारी चीजें थी, क्योंकि बौद्ध धर्म को और बौद्ध धर्म के समर्थन को कमजोर करना था। खैर कुछ भी हो, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने यह काम किया था। ठीक है ना। अब इसकी जानकारी की जो स्रोत है, इसकी जानकारी मिलती है, वो कहां से मिलती है वो आप रखेंगे तो एक अयोध्या अभिलेख है, अभिलेख, और ये किसका है? धनदेव का। यहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस अभिलेख से कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, मेघ यज्ञ किए। ठीक है ना, 2 अश्वमेघ यज्ञ किए, नंबर 1। दूसरा, इस यज्ञ का आयोजन, इसमें जो पुरोहित थे इनके, वो थे आपके पतंजलि। ठीक है ना, यानी कि इनके पुरोहित पतंजलि ने इस यज्ञ का आयोजन किया था, और ये था। और पतंजलि वही है जिन्होंने एक किताब लिखी थी, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, तो बहुत बड़े विद्वान पतंजलि, और उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है ना, ये कंडीशन है। इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां और मिलती हैं। वो जानकारियां ये मिलती हैं कि पुष्यमित्र के समय में यवनों, यानी कि इंडो ग्रीक, यूनानी ने आक्रमण किया था।
क्यों? क्योंकि भाई मौर्य साम्राज्य का जब तक संबंध था तब तक तो वो अच्छे से बने रहे, मौर्य साम्राज्य का सम्मान भी करते रहे, या उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य को हटाकर इन्होंने कब्जा किया, उनको मौका मिल गया क्षेत्र विस्तार करने का, साम्राज्य विस्तार करने का, तो उन्होंने इन पर अटैक किया। ठीक है, और इस अटैक में दो चीजें मिलती हैं कि इन्होंने दो आक्रमण किए थे, दो आक्रमण किए। ठीक है ना। एक आक्रमण की, पहले आक्रमण की जानकारी मिलती है गार्गी संहिता से, संहिता से जानकारी मिलती है कि इन्होंने, यवनों ने इन पर आक्रमण किया था, और इनका जो शासक था यवन आक्रमण डेमेट्रियस के अधीन किया था, डेमेट्रियस के अधीन, ये आक्रमण की जानकारी मिलती है। और दूसरी जानकारी मिलती है आपके किससे? मालविकाग्नि मित्रम से। मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास की जो रचना है मालविकाग्नि मित्रम, उससे जानकारी मिलती है कि उसमें आक्रमण किया था। ठीक है ना। और कंडीशन यह है कि इसने उन दोनों आक्रमणों को रोक दिया था। ठीक है ना। और आक्रमण के संदर्भ में उन्होंने माध्यमिका नगरी, माध्यमिका नगरी और साकेत का घेरा डाला था, घेरा डाला, और घेरा डालने के बाद पुष्यमित्र ने इन्हें हरा दिया, मित्र ने हराया, मतलब उनको सफल नहीं होने दिया। तो पहली जानकारी आपकी ये, और दूसरी जानकारी आपके यवनों के आक्रमण के संदर्भ में। ठीक ना। तीसरी चीज और क्या है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए? तीसरी चीज का संबंध है, इस समय आप जो ध्यान देंगे वो है आपके, इस पर कहा जाता है कि खारवेल ने, जो कि चेदी वंश कलिंग का शासक था, ने दो आक्रमण किए, और इसकी जानकारी देते हैं आपके V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने यह जानकारी दी, जानकारी दी। लेकिन कुछ और विद्वान हैं जो कहते, जिनका नाम है आपका चंद और एलन, उन्होंने कहा, चंदा एवं एलन जो नाम के दो अलग विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि यह आक्रमण शुंग वंश के शासक बृहस्पति मित्र के खिलाफ हुआ था, बृहस्पति मित्र के विरुद्ध हुआ, क्योंकि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में बृहस्पति मित्र नाम का जिक्र किया गया है। इसीलिए यह कन्फर्म माना जाता है कि बृहस्पति मित्र यानी कि शुंग वंश के ही एक उत्तराधिकारी के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था या आक्रमण किया था। इसलिए इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए, यह बिल्कुल सही मत है, यह गलत है, कुछ लोगों ने कहा। ठीक है ना। तीसरी चीज, चौथी चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह बौद्धों का संहारक माना जाता है, का संहारक कहा गया है। ठीक है ना, माना गया, बौद्ध ग्रंथों में इसको माना गया। कहा जाता है कि इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया, करवाया। ठीक है ना, 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। इसने अनेक बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई, यह कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के समय की कुछ चीजों को देखें तो इसने क्या किया, यहीं पर ध्यान रखिएगा कि इसने जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, उसकी रेलिंग लगवाई, रेलिंग का निर्माण करवाया। जो लकड़ी की थी बाद में इसने पत्थर की करवाई। उसका
आपका अलंकरण करवाया, ये हमको एविडेंस मिलते हैं कि इसने वहां पर यह किया था। ठीक है ना। कहा जाता है कि यहीं पर इसने 2 छोटे छोटे स्तूप भी बनवाए, 2 छोटे छोटे स्तूप भी बनवाए, कहा जाता है। वहीं पर जो अशोक के द्वारा बना हुआ था वो महास्तूप कहलाता है, और बाकी ये 2 छोटे छोटे स्तूप कहलाते हैं जो इनके शिष्यों के संबंध में है। ठीक है ना। ये कंसेप्ट इसका माना गया है। ओके। और इसने एक स्तूप का निर्माण और करवाया था, वो था आपका भरहुत स्तूप का भी निर्माण करवाया। निर्माण किया। तो इस तरीके से आपको 4 विशेष पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक, खारवेल के आक्रमण का विवाद जो है वो, दूसरा बौद्ध और इसके द्वारा तोड़वाए गए स्तूपों के संदर्भ में। ठीक है ना। आपका एक, आपके अयोध्या अभिलेख के अनुसार इसके अश्वमेध यज्ञ के बारे में और यूनानी आक्रमण के बारे में। ये 4 चीजें आपको पुष्यमित्र सुंग के संदर्भ में याद रखनी है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद इसके कई सारे उत्तराधिकारी आए, उनको हम लोग देख सकते हैं कि उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो इसका एक उत्तराधिकारी है, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ सकते हैं। उत्तराधिकारी कौन कौन है? अग्निमित्र, अग्निमित्र इसके उत्तराधिकारी हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अग्निमित्र। ओके। उसके बाद वसुमित्र हैं। ठीक है। अग्निमित्र, इसकी जानकारी आपको मिलती है मालविकाग्निमित्रम में। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में, मालविकाग्निमित्रम से इनको जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी की जानकारी दे रखी है। ठीक है ना। इसके अलावा आपके वसुमित्र और कई सारे शासक आए, इनमें एक है आपका भागभद्र, और इसके दरबार में यूनानी राजदूत आपका हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस आया, और हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या किया? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह बात मैंने आप लोगों को इंडो ग्रीक आक्रमण के समय में आपको बता चुका हूं, तो आप लोगों को जानकारी होगी। और भेजा किसने था? इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीड्स ने उसको भेजा था। ठीक है ना। और उसके बाद अंतिम शासक था इस वंश का, उसका नाम है देवभूति। क्या नाम है? अंतिम शासक देवभूति। और इसकी हत्या इसके मंत्री वासुदेव ने करवा दी, और वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। ये रहे कण्व वंश। कहा जाता है कि देवभूति बहुत ही अय्यास किस्म का इंसान था, तो इसीलिए वासुदेव ने उसकी अय्यासियों को खूब बढ़ाया चढ़ाया, सारी चीजें की, और एक दिन मौका पा करके अपने ही किसी एक व्यक्ति के माध्यम से उसकी हत्या करवा दी और कण्व वंश की नींव रख दी। और इस तरीके से दूसरा वंश इसकी जगह पर आया, वो था आपका कण्व वंश। और कण्व वंश के समय में सोचिएगा आपका मौर्य साम्राज्य कितना रह गया? से केवल और केवल इतना सा। अपने आप को ये कितना भी कहें कि हम कितने बड़े महान शासक थे, कुछ भी थे, लेकिन सारा साम्राज्य इनसे विदेशी राज्य छीन चुके हैं। ये क्षेत्र जो है आपके सातवाहनों ने कब्जे में ले लिया, ये रहा। बाकी सब अलग हो गए। ये इंडो ग्रीक का हो गया, ये आपके इंडो सीथियन यानी कि शकों का हो गया, इसमें यहाँ पर ग्रीक्स रह गए, यहाँ पर यूची कबीले के कुछ कुछ लोग आ गए थे। ये कलिंग अपना स्वतंत्र हो चुका था।
ठीक है ना, बाकी साउथ के अलग रह ही गए थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो छोटे 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 सब अलग हो गए, बस छोटा सा साम्राज्य रह गया, और जितना छोटा साम्राज्य रह गया उतना ही छोटा इनका वंश भी है। ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इनके 2-3 चीजें पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ। इनका संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं इनके वासुदेव। नाम के लिए वासुदेव हैं, ब्राह्मण धर्म है के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, वासुदेव हैं, और इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी 75 BC में, ईसा पूर्व में। ठीक है ना, और इसमें 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अब कहोगे सर इसमें क्या याद करना है? बोलो कुछ नहीं, ये याद करिए और ये याद करिए बस। सुशर्मन, और इसकी हत्या की करवा दी या कर दी, और वो करवाई थी सिमुक ने। सिमुक ने इसकी हत्या करवा दी। ठीक है ना, सिमुक ने इसकी हत्या करवा दी, और हत्या करवाने के बाद सिमुक ने क्या किया? यहीं पर सातवाहन वंश की नींव रखी, वंश की स्थापना की। ये रहे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नो नीड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। तो ये बात क्लियर हो गई, और आप में से जितने भी लोग अभी लेट बाद में ज्वाइन किए हैं उनको बता देते हैं कि कल 18 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, जितने भी हो सके उतने बजे तक आपका संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का सेकंड पार्ट मैराथन सेशन कल आपका स्टार्ट होगा। तो सभी लोग इसको क्लास को ज्वाइन करिए, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसमें इतना मैं कंटेंट और इतनी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा कि आपको किसी और चीज को पढ़ने की, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेफिनेटली आप मान के चलिएगा। पूरा डिटेल में कांग्रेस की स्थापना से लेकर के देश की आजादी तक जितने भी डायमेंशन बनते हैं वो सभी इसमें करा दिए जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना, ठीक ना, राष्ट्रवाद का उदय, ये सब सारी चीजें कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा। पूरा गांधी आंदोलन, गांधी की विचारधारा, क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता के विकास, और इंपॉर्टेंट आपके जितने भी सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम थे वो सभी के सभी हम लोग इसमें देखेंगे। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ध्यान रखना। और अगला जो शासक वंश है वो है आपका सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश इसे हम आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 30 BC से लेकर के 250 AD तक, यानी कि लगभग 325 साल तक इन्होंने शासन यहां पर किया था। लगभग 325 साल। इनकी जो राजधानी है वो ध्यान रखिएगा, राजधानी इन्होंने महाराष्ट्र में पैठन बनाई थी। पैठन यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रतिष्ठान। ये रहे सातवाहनों की, ये रही आपकी प्रतिष्ठान, सातवाहनों की राजधानी। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ गुजरात का, यह हिस्सा इनके क्षेत्र में था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस वंश के जो संस्थापक हैं मैंने अभी आपको बताया ही था, संस्थापक हैं आपके सिमुक। ये रहे सिमुक। ठीक है, क्लियर। बाकी और कुछ ज्यादा जानना नहीं है। हाँ, बस ये संस्थापक हैं, इन्होंने राज्य की स्थापना की। लेकिन इस वंश का पहला प्रमुख शासक जो है, पहला प्रमुख शासक है
उसका नाम है शातकर्णी प्रथम। और इस वंश की खास बात और जानिएगा कि यह मातृवंश ज्यादा है, यानी कि इस वंश के शासकों की पहचान उनकी माताओं के नाम से होती है, पिता के नाम से नहीं। इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना, यज्ञ श्री सातकर्णी, तमाम तरह के इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो उसी चीज के लिए हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये इस वंश का पहला महान शासक माना जाता है और इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो है आपके इसकी रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख, इसकी रानी है, इसकी पत्नी है, उसने ये अभिलेख लिखवाया था, उससे पता चलता है। और इस जानकारी ये मिलती है कि इसने बौद्धों प्लस ब्राह्मणों को भूमि दान किया, ठीक है ना। और ये भूमि दान का प्रथम उदाहरण है। प्रथम उदाहरण किसका? भूमिदान का। इससे पहले भूमिदान की कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। पहला अभिलेखीय साक्ष्य है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें और पता करी, आपको पता होना चाहिए कि इसमें पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यज्ञ, और 1 राजसूय यज्ञ किया, एक राजसूय यज्ञ किया और एक इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब इसने अश्वमेघ यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, तो इसने कई महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की, महत्वपूर्ण उपाधि धारण की। क्या क्या धारण की? देखिए, राजा महाराजा ये सब तो आपकी नाम की हैं। एक उपाधि है अप्रतिहत चक्र, ये आपसे पूछा जा सकता है, अप्रतिहत चक्र एक उपाधि ये है। और दूसरी उपाधि है दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति इस नाम से ये रही। और इसी पर आपका खारवेल ने भी आक्रमण किया था, खारवेल ने आक्रमण किया, इसको हराया और इसके क्षेत्र को जीता, ठीक है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण आपको जानकारी इसके बारे में रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद कई सारे शासक आए, उनमें से एक शासक है आपका हाल, इंपॉर्टेंट। और हाल जितना बड़ा विजेता था उतना ही बड़ा कला संस्कृति का संरक्षक था, ठीक है ना। बहुत बड़ा कला संस्कृति का संरक्षक है, कला संस्कृति का संरक्षक इसको माना जाता है, संरक्षक है। और खुद विद्वान भी है, और विद्वान भी है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कैसे कह सकते हो? क्योंकि हाल ने प्राकृत भाषा में, जो इनकी राजकीय भाषा है, भाषा यानी कि इनकी राजकीय भाषा, नोट कर लीजिएगा, इन लोगों की राजकीय भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। और प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती, यानी कि 100 पदों की, 700 पदों की एक कहानी। ध्यान रखना, यानी कि किताब लिखी थी गाथा सप्तशती, पुस्तक लिखी, यानी कि स्वयं विद्वान है इसलिए इसने किताब लिखी। और इसी के दरबार में कई विद्वान रहते थे, विद्वान थे। उनमें 2 नाम आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है गुणाढ़, जिन्होंने एक किताब लिखी थी बृहत कथा कोश या बृहत कथा, गुणाढ़ की बृहत कथा।
और दूसरे हैं, एक और हैं सर्ववर्मन, सर्ववर्मन, और इन्होंने किताब लिखी कातंत्र, कातंत्र, और ये दोनों संस्कृत में लिखी गई किताबें हैं, संस्कृत में लिखी गई, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये कातंत्र जो है, बेसिकली आपको बता दूं, ये व्याकरण की किताब है, व्याकरण है, क्योंकि हाल अपनी पत्नी को संस्कृत सिखाना चाहता था और संस्कृत सिखाने के लिए उसको ग्रामर यानी कि व्याकरण आना चाहिए, इसलिए उन्होंने सर्ववर्मन से ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप एक काम करिए गुरुजी, कि संस्कृत का एक व्याकरण लिख दीजिए जिससे कि मैं पत्नी को अपनी संस्कृत में सिखा सकूं। ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है ना, इसलिए किताब लिखी गई। अब इसमें आ जाइए आपके अगले शासक, जिनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी। और ध्यान रखिएगा, ये इस वंश के महान शासक है, सबसे महान शासक इस वंश का, इस वंश का सबसे महान शासक इसको माना गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को लगभग 25 साल इसने शासन किया था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और इसकी जो जानकारी का जो स्रोत है वो है इसकी मां गौतमी वलश्री का, गौतमी वलश्री का एक अभिलेख है नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इसके संदर्भ में यह है कि इसने एक उपाधि धारण की, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, उपाधि, और उपाधि है आपकी वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम। बड़ी छोटी सी उपाधि है, वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम। ये आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग हिल जाएं कि ये सर उपाधि किसकी है किसकी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। दूसरा, इसके संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसने अमरावती के स्तूप को बड़ा करवाया था, अलंकृत करवाया, यानी कि सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म की परंपरा को दक्षिण भारत में, दक्कन में फैलाया, ठीक। हालांकि इसको पराजित किया शक शासक रुद्रदामन ने। बाद में इसको छोड़ दिया, सारी चीजें कर दी, क्योंकि इन्हीं के परिवार में से ही रुद्रदामन की बेटी की शादी हुई थी, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, ज्यादा कुछ कहा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद शिव श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ये इस वंश के अंतिम शासक हमको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो अगला शासक हम जो देखें, तो शासक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंतिम शासक है यज्ञ श्री सातकर्णी। कह सकते हैं कि अंतिम महान शासकों में से एक है, और इसकी पहचान होती है कि भाई इसके बारे में हमको जानना है, बहुत कहानी नहीं जाननी है। इसके कुछ सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले, और सिक्कों पर इसके जहाजों का चित्र है, जहाज का चित्र है। इसका मतलब नाव या जहाज का चित्र है, इसका मतलब है कि इसके समय में जल यात्रा, समुद्री व्यापार जैसी गतिविधियां बहुत होती थी, ठीक ना। और इसकी जो उपाधि है, ध्यान रखिएगा, श्री समुद्र तोयपति, यानी 3 समुद्रों का
रखवाला, 3 समुद्रों का विजेता, 3 समुद्रों का शासक इसको माना जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो ये आप देखेंगे और इसके बाद में एक छोटा सा वंश हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, और वो है आपका कलिंग का चेदी वंश। ज्यादा नहीं, कलिंग चूंकि मौर्य साम्राज्य के बाद में कलिंग को स्वतंत्र कर लिया था, चेदी वंश उभर के आया और इस वंश का जो संस्थापक है आपका महामेघवाहन। महामेघवाहन ये संस्थापक है और महामेघवाहन ने अपने राज्य को अलग कर लिया और फिर अपना अलग साम्राज्य बनाया, और इसी का पुत्र माना जाता है कलिंग का शासक खारवेल। ठीक है ना? और इसकी जानकारी का जो स्रोत है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहां पर है? हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में ये रहे। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, उदयगिरी की पहाड़ी में भुवनेश्वर के पास एक गुफा है। गुफाएं तो कई सारी हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है हाथी गुफा। ऐसे तो देखिए रानी गुफा है और गणेश गुफा है, ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं इनकी, जिनको हम कला संस्कृति के तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? और इस हाथी गुफा में इसकी जो उपाधि है, ध्यान रखिएगा, इसने उपाधि ली महाराज की। अपने आप को महाराज कहा कि भाई मैं महाराज हूं, मैं कोई छोटा मोटा शासक नहीं हूं। दूसरी उपाधि ली कलिंग चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती की उपाधि ली, ये इसने की। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और इसने क्या किया? मगध पर आक्रमण किया, और वहां का शासक था बृहस्पति मित्र। ठीक है ना? और वहां से जैन तीर्थंकर शीलभद्र की मूर्ति और एक घंटा वापस लाया। और उसको लेके कौन गया था? इसको लेके चले गए थे पहले महापद्म नंद। कहा जाता है कि महापद्म नंद ने अटैक किया था और वो सब ये सब लेकर के चले गए थे। दूसरा काम क्या किया? इसने जो एक नहर है, नहर का विस्तार करवाया। उस नहर का नाम है तुनसली। तुनसली से लेकर के कलिंग तक इस नहर को विस्तार करवाया। तुनसली नहर, वहां से लेकर के अपने नगर तक इसको लेकर के आए, यानी कि इसमें सारी चीजें की। ठीक है ना? और इसने जैन भिक्षुओं को अनेक सारे दान दक्षिणा किया, सारी चीजें की और ग्राम दान दिए। और पहली बार है कि जैन भिक्षुओं को ग्राम दान या भूमि दान देने का पहला साक्ष्य है, जिससे हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ओके एवरीवन? तो ये एक कंसेप्ट है। और इस कहा जाता है कि दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य, उनको भी इसने पराजित किया था। कहा जाता है कि इसने दक्षिण के 3 राज्यों को पराजित किया। कौन कौन से? चोल, चेर, पांड्य, इनको पराजित किया। तो देखिए राजनीतिक स्तर पर इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन? ठीक है ना? बाकी हम कला संस्कृति और अन्य चीजों को देखेंगे, इसकी समाज, इनकी संस्कृति, इनका कहा जाए धर्म, इन सब चीजों को देखेंगे तो उसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है? ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच पहली बार लॉन्च कर रहा है।
मतलब प्रतिज्ञा बैच पहले ही थे, जिसको एक तरीके से कहा जाए तो एक नए मॉडिफिकेशन के तौर पर आपको लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपकी 27 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सुबह 8 बजे। और इस प्रतिज्ञा बैच की खास बात यह है कि P2I फाउंडेशन में जितनी फीचर्स थे, जो सुविधाएं आपको मिलती थी, जैसे फाउंडेशन क्लास है वो मिलती थी, वो मिलेगी, ठीक है ना। SIP प्रीलिम्स की क्लास अलग से मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपका बुक्स का सेट है, सिलेक्शन किट है, वो सब इंक्लूड है, ठीक है ना। मेंटरशिप है, वो सब इंक्लूड है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा 2 चीजें आपको और प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में आप अगर पास होते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, फुल फीस रिफंड हो जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको हर महीने 11,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इसमें आपके मंथ के एंड जो लास्ट संडे होगा उसमें आपके बैच का एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और उनमें से जो टॉपर होगा उसको 11,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है कि आप 2026 के लिए 28,999 रुपए में और 2027 के लिए 34,999 रुपए में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में, मेरे साथ में। और मेरे साथ रहेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें मैं आपको दिलवा करके रहूंगा। मैं प्री भी पास करवाऊंगा जिससे कि आपकी पूरी फीस वापस मिल सके और कम से कम हर महीने आप लोग में से किसी ना किसी को हर महीने अपने स्टूडेंट को जो मेरा कोड लगा करके रहेंगे उनको मैं पर्सनल गाइड भी करूंगा, सारी चीजें करूंगा और वो हर महीने 11,000 रुपए जीते। ये मेरा टारगेट है। तो जल्दी से MK लाइव कोड लगाइए, मेरे साथ तैयारी कीजिए, अपना रिजल्ट भी निकालिए और प्राइज भी जीतिए और तैयारी भी कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखना, कल 18 जनवरी 11 बजे आना मत भूलना स्वतंत्रता संग्राम के मैराथन सेशन को। एक क्लास में आपका पूरा का पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ध्यान रखिएगा एवरीवन। और कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरी मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर है। और MK लाइव कोड लगाना भूलना मत। और ये मेरा टेलीग्राम वार कोड है, टेलीग्राम लिंक ये रहा। तो जल्दी से ज्वाइन करिए और बताइए फिर। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।